देखिए सर, जो 4 मंत्रालयों की बात आ रही है, सीसीएस के पार्ट होते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के पार्ट होते हैं, सारे बड़े डिसीजन सीसीएस के अंदर ही होते हैं। तो जनरली, और क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता सर, सारा फार्मूला राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से होता है। 40 सांसदों वाले को भी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है जरूरत पड़ने के ऊपर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सांसद इतने होना चाहिए। मजबूरी आपकी कितनी, तो वही मजबूरी कैसे देख, पार्टी रूलिंग पार्टी जिसके पास सबसे बड़ा सांसद है वो उसकी मजबूरी देखती है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 32 सांसदों की भी जरूरत है अपने बहुमत के लिए। इसलिए वो नीतीश कुमार के 12 सांसद, तेलुगु देशम के 16 सांसद और इसके शिवसेना के 7 सांसद के दम पे उसका बहुमत पूर्ण हो रहा है। चिराग पासवान को एक और ले लेंगे, इसके बाद वो किसी को भी भाव दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाहे फिर वो अपना दल हो, चाहे वो जीतन राम मांझी का एक सांसद हो। उनकी तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो बात ही इन 3 लोगों को जोड़ेंगे और आप देखिए दोनों की मजबूरी क्या है। चंद्रबाबू नायडू को दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू का पूरा फोकस आंध्र प्रदेश में, वो वहां की राजनीति जो 5 साल उन्होंने भुगता है, वो वहां पे आपको मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 5 साल बाद जब मैं सत्ता में लौटूं तो मेरा बेटा नारा लोकेश वहां का मुख्यमंत्री बने। वो एक चीज जो चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, वो चाहते हैं कि मुझे मेरी नई राजधानी अमरावती बनाने के लिए पैसा दो। पैसा सिर्फ अमरावती की तो नहीं मिलेगा ना। उन्होंने गठबंधन क्यों छोड़ा था? उन्होंने गठबंधन इसलिए छोड़ा था ना कि वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश को स्टेटस दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं, वो छोड़ के चले गए। नीतीश कुमार भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से ये मांग कर रहे थे कि बिहार को स्टेट का दर्जा दिया जाए, वो दिया नहीं गया। दोनों की मजबूरी है, दोनों पैसा उसके लिए चाहते हैं अपने स्टेट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी उनसे कहेंगे कि भाई, नीतीश से कहेंगे आप मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री बने रहिए, फिर चुनाव में आपको फिर वहां मदद करेंगे, वहां आपको कैबिनेट के ज्यादा मत चाहिए, हम वहां आपको एडजस्ट करेंगे। दिल्ली में आप बहुत ज्यादा दखलंदाजी मत कीजिए। चंद्रबाबू नायडू से भी यह कहा जाएगा, प्रदेश में आपको जो पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम आपको देने को तैयार है। आपको जितने मंत्री बनाना आप से बनाइए, केंद्र आपको पूरी मदद करेगा। सबको अपनी ऊंची रखनी है ना। याद कीजिए ना, नीतीश कुमार जब थे तो उनका मंत्री बनाना था, उन्होंने मांगे 2, इन्होंने दिया 1, तो उन्होंने हमको 1 भी नहीं चाहिए। नहीं तो इसका कारण नहीं बनाया मंत्री, बहुमत था ना इनके पास उस समय। टूटा था मामला, शिवसेना से भी मामला उसी वजह से टूटा था, बिल्कुल मंत्री बनाने की उस पर। और यहां ये भी तो ध्यान में रखना है ना, हम लोग चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार की बात खूब कर रहे हैं। अरे भाई, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, इन सबको क्या देना है? क्या ये सारे लोग क्या किसी ऐसे मंत्रालय में चले जाएंगे जो एकदम से अच्छा, ये तो चलिए बात, मुझे नहीं लगता कि ये भी होने वाला है। ये तो बात हुई मंत्रालय, पोर्टफोलियो। अब जो इस सरकार के कोर एजेंडा थे उस पर आ जाते हैं। जैसे अभी खबर चल रही थी कि जेडीयू चाहता है बरागी साहब कि आप पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए। वहां बनाते ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपके जो मुद्दे होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पहले जो थोड़े से भी कंटेंशियस मुद्दे होते हैं वो रफा दफा कर दिए जाएंगे। यूसीसी पर मैं सुन रहा था किसी तरह को, यूसीसी पर उन्होंने कहा कि अच्छा वो मैं आता हूं अभी, किसी तरह कुछ बोल भी रहे, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि यूसीसी पर आप कंसेंसस बनाइए, अग्निवीर पर दोबारा विचार कीजिए, बिहार की तरीके से पूरे राज्य के अंदर कास्ट सेंसस कराइए पूरे देश के अंदर। ये बात तो ऑलरेडी कह रहे हैं वो। मुझे लेकिन देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर दबाव तो बहुत होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है और जो सरकार चलाने का उनका तजुर्बा और जो जिस प्रकार का उनका तेवर है, उसमें वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करने जाएंगे। जैसे आपने अभी बंटवारे की बात की, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि डिफेंस मिनिस्ट्री दी जा सकती है। और डिफेंस मिनिस्ट्री इसलिए दी जा सकती है कि वो एक ऐसा मामला है जिस पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर नफ़ा नुकसान की बात नहीं है। लेकिन जो विदेश मंत्रालय है उसको सीधा जो है वो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से उसको गवर्न करता है। इकोनॉमी जो है वो जरूर चाहेंगे कि हम अपने कंट्रोल में रखें, और होम मिनिस्ट्री तो जो है, ये 3 मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता कंप्रोमाइज करेगी। और यहाँ तक कि स्पीकर का मामला भी, अब इस पर मान लेते हैं कि चंद्रबाबू को डर क्या होगा कि यही न कि कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी टीडीपी को ही तोड़ करके बाहर कर दें, या नीतीश कुमार को डर होगा कि कहीं के सारे जेडीयू को ही भारतीय जनता पार्टी ने मिला ले। तो ये तो एक विश्वास के आधार पर काम करना पड़ेगा। चूंकि बिहार के अंदर गठबंधन में इस प्रकार का है, क्योंकि बिहार में जब है तो आपको पता होगा कि जो डिप्टी सीएम है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन स्पीकर का पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है वो रखा था। मुझे नहीं ध्यान में है कि इस बार भी स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी के पास है या नहीं है, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जो स्पीकर का पद होता था वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखती थी। तो क्या अभी देखिए, ये तो वक्त बदल गया, बीजेपी का थोड़ा खराब वक्त आ गया, वरना
नतीजे से 2 दिन पहले क्या खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार को सेंटर में मिनिस्टर बना देंगे और वहां चीफ मिनिस्टर बिहार में भी बीजेपी का हो जाएगा। देखिए, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं थी। यदि ये भी बात होती तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व हैं और उनको यदि कोई बहुत बड़ा ओहदा यदि केंद्र में मिलता, ये बात तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनका कोई राजनीतिक वारिश नहीं है आगे ले जाने के लिए पार्टी को। तो बहुत हद तक एक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से उनका एक राजनीतिक सर्वाइवल हुआ है, रिवाइवल हुआ है रादर हम कहेंगे। आज नीतीश कुमार एक जिसे हाशिए पर कल तक चले गए थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी, यही कारण तो था वो छोड़ करके चले आए।